मध्य प्रदेश, जो कभी अपने खनिज संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता था, आज आधुनिक निवेश और अधोसंरचना के नक्शे पर भी उभर रहा है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोर शोर से लगे हुए हैं। पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर जीआईएस ने मध्य प्रदेश की तरक्की के नए द्वार खोल दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार देश के आईटी हब बेंगलुरु पहुंचे और इन्वेस्ट इन एमपी सत्र में शामिल हुए, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया। सत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, अधोसंरचना और क्षेत्रवार निवेश के अवसरों पर विभिन्न विभागों ने प्रस्तुतियां दी। इसमें राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और नई निवेश नीतियों को निवेशकों के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर के निवेशकों से मुलाकात की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परिसर में 2100वें मेट्रो कोच का लोकार्पण किया और इसकी टेस्ट राइड में हिस्सा लिया। निवेश का नया डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश, एमपी को निवेश हब बनाने की पहल, तकनीक, ट्रांसपोर्ट और तरक्की पर फोकस, रायसेन में चलेगी रोजगार की रेल, उमरिया गांव में बनेगी मेट्रो कोच की यूनिट, 1800 करोड़ का निवेश करेगी बीईएमएल। बीईएमएल को 200 एकड़ जमीन आवंटित। सरकार के मुखिया होने के नाते से हर प्रकार से व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना ये हमारी नीति है और खासकर उद्योग और रोजगार का वर्ष हमने डिक्लेयर किया है। इसलिए उस तरह से बढ़ते हुए पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली तो सरप्लस है। हमारी बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो चल रही है और कई राज्यों को बिजली मिल रही है कि बड़े से बड़े निवेश हैवी इंडस्ट्री में भी, एमएसएमई में भी और लघु कुटीर उद्योग में भी, किसी भी क्षेत्र में सरकार सबको प्रोत्साहन देगी। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस निवेश के धरातल पर उतरने में संदेह जता रही है। मुख्यमंत्री जी बेंगलोर गए, निश्चित रूप से कोई नई सौगात लेकर आएंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक औद्योगिक हब बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के प्रयास सराहनीय है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। गैरतगंज सुन के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वहाँ तो ना रेल जाती है, ना वहाँ पर कोई एयर की सुविधा है। विदिशा होता है, बीना होता है, जहाँ पर कनेक्टिविटी है। बात समझ में आती थी, गैरतगंज में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी मुझे तो ये मामला संदिग्ध लगता है। आज मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना बन चुका है। डॉक्टर मोहन सरकार निवेशकों को सुरक्षित, सहज और लाभकारी माहौल दे रही है, जिससे प्रदेश सिर्फ कृषि प्रधान ही नहीं बल्कि उद्योग और तकनीक का भी मजबूत गढ़ बन रहा है। रायसेन में मेट्रो कोच बनाने की यूनिट प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी। इसके बाद ये कहना भी सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व विकास का नया अध्याय खोल रहा है, जहां भाषण और घोषणाएं नहीं बल्कि काम बोल रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की निवेश नीति मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक मानचित्र पर कितनी ऊंचाई पर ले जाती है। फिलहाल संकेत तो उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निवेश से निखरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। औद्योगिक निवेश से कितना बदलेगा मध्य प्रदेश का परिवेश? क्या मध्य प्रदेश बन रहा रेल कोच निर्माण का नया हब? सरकार के प्रयास से कितने खुलेंगे रोजगार के द्वार? निवेश के दावों पर कांग्रेस को क्यों है संदेह? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार कमलनाथ जी की सरकार की याद दिलाती है कि जैसे कमलनाथ जी का एकमात्र फोकस था कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में संवर्धित और संरक्षित किया जाए, औद्योगिकीकरण किया जाए मध्य प्रदेश में, वैसे ही तमाम अन्य डिपार्टमेंट्स के कामों के अलावा सीएम का सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं है, डॉक्टर मोहन यादव का जो फोकस है वो है मध्य प्रदेश के औद्योगिकीकरण के विकास को लेकर के। मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो, निवेश आए और
मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बने, मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बने, मध्य प्रदेश जो है चूँकि ट्रांसपोर्टेशन के नज़रिए से मध्य प्रदेश एकदम बीच में है, तो यहाँ मध्य प्रदेश के बीच में होने से मध्य प्रदेश से ट्रांसपोर्टेशन सभी तरफ सुगम है। यहाँ बहुत अच्छा जो वातावरण है उद्योग के लिए है, खासकर इंडस्ट्रियल लैंड बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वो उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। और न सिर्फ उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, बल्कि रीजनल इन्वेस्टर समिट किया, प्रादेशिक स्तर पर भी गए, संभाग स्तर पर भी गए, उसके बाद राज्य स्तरीय अन्य जगह पर भी जाके, और अब इसी क्रम में पहुँचे हैं वो कि मध्य प्रदेश में तमाम उद्योग धंधों का विकास हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हो, आईटी सेक्टर का विकास हो। कांग्रेस कह रही है कि निवेश आना अलग बात है। अब वो BEML की जो निर्माण इकाई रायसेन में जिसके लिए आवंटन पत्र सौंपा है, आज बात की वहाँ जाके, तो इस बेंगलोर पहुँचे, आईटी हब मध्य प्रदेश को बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ, अजय धवले जी, योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, औद्योगिक निवेश से मध्य प्रदेश का परिवेश कितना बदलेगा? नवीन जी, औद्योगिक परिवेश से निवेश किसी भी प्रदेश का बहुत बदल जाता है जी। लेकिन आज मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये 6वीं 7वीं 8वीं इन्वेस्टर मीट हो रही है। सरकार सिर्फ यही कहती जा रही है कि इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में है, इसको कौन बताएगा? सरकार से हमने लगातार कहा कि आप ये बताइए कि कितना मध्य प्रदेश पे इतनी इन्वेस्टर मीट के बाद पैसा आया, कहाँ कहाँ आपने उसको इन्वेस्ट किया, इसके अलावा कितना पैसा इन्वेस्टर मीट के माध्यम से खर्च हुआ सरकार का। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। रोजाना एक नई इन्वेस्टर मीट की बात होती है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा इंडस्ट्री एरिया है नवीन जी जहाँ हालात सुधर गए? मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार से भी मेरा ये सवाल है कि सरकार बताए कि कब क्या किया गया और कैसे आपने इतनी सारी इन्वेस्टर मीट के बाद अभी तक कहीं कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा। रायसेन भोपाल के बगल में जहां आज रायसेन में आपने ट्रेन कोच की बात की है, वहां पर मंडीदीप के हालात आपकी समझ में आ जाएंगे। कामोड में एक प्लास्टिक इंडस्ट्री एरिया बनाया गया था, आज घुटने घुटने भर तक कीचड़ मची हुई वहां पर। भोपाल के बगल में अचारपुरा देख लीजिए, बात मालनपुर की कीजिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा। कागजों पर बराबर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सरकार को इस पर तकलीफ क्या है कि एक श्वेत पत्र जारी कर दे, बता दे कि कितना इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए थे और कितना इन्वेस्टमेंट धरातल पर आया, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। रोज एक नई इन्वेस्टर मीट करने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी देश से बाहर गए थे, वहां से जितने MOU में साइन हुआ उसमें कितना मध्य प्रदेश में धरातल पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? ये सवाल तो आखिर बनता है ना। उसको लेके कोई श्वेत पत्र नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। हमने सदन में भी पूछा कि इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। हकीकत यह है नवीन जी कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ कागजों का पेट भरा जा रहा है। कि इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आएगा क्यों? एक एक कर्मचारी की छापा डालिए, आपने देखा 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए नकद निकल रहा है। एक विधायक की छापा डालिए, करोड़ों रुपए निकल रहा है। तो जब ये स्थिति मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की है तो कौन सा इन्वेस्टमेंट और कौन सा इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में आना पसंद करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट लाना है तो निश्चित तौर पर सिंगल विंडो प्रणाली को लाना पड़ेगा, तब जाके मध्य प्रदेश में आएगा। अजय जी वो ये कह रहे हैं कि यही इंडस्ट्रियलाइजेशन जब कमलनाथ जी की सरकार करती थी तो सिर्फ निवेश लाना है ये बात नहीं थी। पूरा मैकेनिज्म उस टाइप का बनाया हुआ था। चाहे आप इंटरेक्टिव सेशन करिए, चाहे आप फॉरेन जाके इंटरेक्टिव सेशन करिए या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके इंटरेक्टिव सेशन करिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करिए, रीजनल इन्वेस्टर समिट करिए, जब तक कि मैकेनिज्म नहीं सुधरेगा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात है।
नवीन जी, मुझे लगता है कि जैसा कि प्रश्न मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी ने पूछा, उसका उत्तर आंकड़ों से ही होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि अब तक के मध्य प्रदेश में कितनी इन्वेस्टर समिट हुई, उसके क्या आंकड़े और कितने धरातल पे उतरे। तो पहली बात तो मध्य प्रदेश की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है वर्ष 2025 में, वो तो अपने आप में एक हम कहेंगे कि एक बेंचमार्क है कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ये कार्यकाल का पहला जो वर्ष रहा, उसमें उन्होंने जो नवाचार के माध्यम से उद्योगों को धरातल पर उतारने की जो स्पष्ट मंशा थी, आप देखेंगे कि एक फुल फ्रेम मैकेनिज्म, आप मैकेनिज्म पूछ रहे हो तो फुल फ्रेम मैकेनिज्म सबसे पहले होता है कि हमारी पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज का एक एनविजनिंग किया गया, पॉलिसीज को एनालिसिस किया गया, पॉलिसीज को रिफ्रेम करने की बात आई तो लगभग हमने 11 पॉलिसीज और 7 सब पॉलिसीज को फिर से रिफ्रेम किया। बात आती है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर जाकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए गए, जो जो संभागों की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज थी, जो जो वहां का पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कैसे यूटिलाइज कर सके, इस पे बातचीत हुई। उसके बाद में आप देखेंगे देश के जो अग्रणी बिजनेस शहर हैं, उन बिजनेस शहरों में जाके, उन बिजनेस सिटीज में जाके वहां के बिजनेस लीडर्स के साथ में इंटरेक्टिव सेशन किया गया। मध्य प्रदेश कैसे असीम संभावना वाला प्रदेश है, इन्फिनिटीज एबिलिटीज कैसी है मध्य प्रदेश की, उस पर चर्चा की गई। आपने ये देखा है कि मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम भी असीम संभावनाएं वाली थी। और उसके बाद में जब सक्सेसफुली हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता, उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से यूके जर्मनी की यात्रा कंप्लीट करके आए, फिर जापान की भी, तो इन सारी बातों से यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन ये बहुत स्पष्ट है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं नवीन जी, मध्य प्रदेश एग्री में आज पीक पे है। हमारा एग्री का ग्रोथ रेट जो था वो आज हमारा पीक पे है। देश में सर्वाधिक एग्री ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में खड़ा है। अब मध्य प्रदेश को बूमरैंग यदि करना है, मध्य प्रदेश को विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मध्य प्रदेश को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हम लोगों को उसमें अब आगे जाने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मेरे प्रवक्ता साथी जी ने प्रश्न पूछा था, पहले समिट हुई थी अक्टूबर 2007 में नवीन जी, 102 एमओयू हुए थे। जो एमओयू धरातल पे उतरे थे और जितना निवेश आया था, कितना रोजगार सृजन हुआ था, उसी की बात करूंगा। 102 वही तो कह रहे हैं कि एक श्वेत पत्र ले आइए ना उस पर एक। यह श्वेत पत्र मुझे लगता है नवीन जी, यदि जितेंद्र जी जानकारी लेके आज की डिबेट में बैठे तो ये जो मैं आंकड़े गिना रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पे सरकार ने बार बार प्रत्येक इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बाद में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद में रखे हुए आंकड़े हैं। तो ये श्वेत पत्र वहीं से, ये जो सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी के आंकड़े हैं। अक्टूबर 2007 में पहली इंडस्ट्रियल समिट होती है, 17,311 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पे उतरा है, 49,750 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। दूसरी समिट अक्टूबर 2010 में हुई, 109 एमओयू धरातल पर उतरे, 26,879 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा, 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ। तीसरी समिट अक्टूबर 2012 में हुई है, 425 एमओयू धरातल पर उतरे थे, 26,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रत्यक्ष रूप से आया था, 31,530 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ था। चौथी समिट हुई थी अक्टूबर 2014 में, 3,160 एमओयू होते, 49,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आया था और 38,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। पांचवी समिट अक्टूबर 2016 में हुई, 2635 एमओयू एग्जीक्यूट हुए, उसमें से 32,597 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा था, 92,092 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। ये आंकड़े इसलिए भी आवश्यक है नवीन जी कि हमने ये बार बार मध्य प्रदेश की जनता को बताया, बार बार हमारे मध्य प्रदेश का जो हमारा सदन है, उस सदन में भी इस पर चर्चा हुई। आज आप देखते हैं मध्य प्रदेश, इन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। देश में जिन राज्यों ने, आप बात करेंगे मध्य प्रदेश उन राज्यों के साथ में खड़ा है, महाराष्ट्र, गुजरात और के साथ में मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में होता है जहां पे सिंगल विंडो सिस्टम एग्जीक्यूशन में है। और आज से नहीं है, 2007 से हमारी सिंगल विंडो सिस्टम है। हमने इस सिंगल विंडो सिस्टम को और कितना बेहतर कर सकते हैं। जो रेड टेपिंग होती थी, जिसको हम कहते हैं कि एक बाबू डोम का कल्चर होता था कि जहां रेड टेपिंग लगा दी जाती, कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं क्लरिकल लेवल पे बहुत सारे परेशानियां होती थी। उन परेशानियों को सरल करने के लिए हमने मध्य प्रदेश में 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमारी पॉलिसीज को ओवरलुक किया, सारी पॉलिसीज को रिफ्रेम किया। मैं एक बार प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए नवीन जी, सरकार के आंकड़े जी मैं जितेंद्र जी, मैं एक बार जरा योगी राज जी से प्रतिक्रिया ले लूं। योगी राज जी, जिस प्रकार से औद्योगिकरण के आंकड़े तो गिनाए हैं, लेकिन ये जो एक बात सामने आई है कि निवेश धरातल पर उतर नहीं पाता। सरकार, हालांकि मोहन सरकार बहुत काम कर रही है, आप देखें कि उन्होंने पूरा ये औद्योगिक वर्ष घोषित किया है इसको 2025 को,
लगातार काम कर रही है। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट, इंटरेक्टिव सेशन, 1-to-1 मीट, इंडस्ट्रियल विजिट, तमाम माध्यमों से कैसे भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है मोहन सरकार के मध्य प्रदेश बहुत मुफीद है निवेश के लिए। और मध्य प्रदेश को निवेश की ज़रूरत भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सेंटर में है, तो लॉजिस्टिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लैंड बैंक उपलब्ध है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मध्य प्रदेश का बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। तो ओवरऑल अगर मेहनत इस पर की जाए सकारात्मक, और मुझे लगता है कि सरकार को आगे बढ़कर विधानसभा सत्रों में ऐसे मुद्दों पर न सिर्फ जवाब देना चाहिए, बल्कि उनके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े भी जारी करने चाहिए। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये उसका ओवरऑल रिजल्ट है, चाहे वो 20% हो, उसका आउटपुट 25%। नहीं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कम से कम कॉलम खड़े होते दिख जाए थोड़े से कि साहब हमने इस इंडस्ट्री को इतना इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एमओयू किया और ये देखिए काम यहाँ तक आ गया। और मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी ये अच्छी बात है कि मोहन सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन एक आध कोई बड़ा इंडस्ट्री किसी बड़े शहर में या प्रदेश के किसी एक स्थान को चयनित करके एक ऐसा यूनिट आप बताएं कि देखिए साहब ये हमने एक बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट लाए और ये बड़ा कारखाना है। और बड़े से मतलब है कि जो देश पे एक कैटेगरी नेशनल लेवल पे उसका हो, ये नहीं कि छोटे छोटे उद्योग तो आप लगा ही रहे हैं। जैसे भोपाल में एक समय BHEL एक शान हुआ करता था, ऐसा कोई इंडस्ट्री आप कोई यहाँ आसपास लेके आए, मध्य प्रदेश में कहीं लेके आ जाए आप। ये जो जितनी चीज़ आपके पास अभी मध्य प्रदेश के पास है, बेशक इसमें पिछले 10-15 सालों में बहुत बेहतरीन काम हुआ। सौर एनर्जी के मामले में तो आप एशिया में नंबर 1 चले गए, आपने वहाँ बना दिया, रीवा सतना के पास सोलर एनर्जी प्लांट बनाया। ऐसे बड़े बड़े आपको प्लांट एक 2-4 बन गए ना, तो ये पूरी मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। ये रेलवे कोच का जहाँ तक मामला है, भोपाल की अभी भी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो बड़े उन्नत किस्म के कोच बना रही है, और उसकी अपग्रेडेशन की अभी बात यदि आप करें और उससे अपग्रेड करके कोई आप कारखाना एस्टेब्लिश करें तो एक बात है। क्योंकि आज जो रेलवे भी जिस दिशा में जा रहा है, वो रेलवे भी पुराने जैसी रेलवे नहीं रही। आज रेलवे किस दिशा में जा रहा है, आप कल्पना कीजिए, जो दूसरे विकसित देश हैं वो रेलवे को कहाँ ले जा रहे हैं, पानी में चला रहे हैं, कोई 1000 किलोमीटर ऊंचाई पे चला रहा है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में यदि संभावनाएं बनती हैं, या जो आधुनिक समय के मुताबिक जो स्पीडी की जो बात हो रही है, जो तेज गति से डेवलपमेंट की, तेज गति से विकास की जो बात हो रही है, ऐसे आपको मॉडल कुछ आपको बताने पड़ेंगे। ये बात सही है कि जगह जगह आप इन्वेस्टर मीट करेंगे तो विपक्ष सवाल पूछेगा ही कि अभी आपने इतना किया, तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट आया तो आपने क्या किया। तो सरकार को निवेश के प्रयासों के साथ साथ कुछ एक आध दो धरातल पर काम किए हुए भी दिखाने शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ये मान सकते हैं कि मोहन यादव को चलो ठीक है, अभी 1.5 साल 2.25 साल हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पिछले 15 सालों से जी, और 15 सालों में भी जो इन्वेस्टमेंट आया उसमें 2-3 प्रोजेक्ट तो मैंने बताए सोलर एनर्जी को लेकर, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट अब राज्य सरकार की तरफ से बताए जाने चाहिए कि देखिए ये हमने ये किया और या ये कर रहे हैं और उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के सवाल वाजिब हैं। और जितेंद्र जी, सवाल आपके वाजिब हैं, और चूंकि आप ही सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको डेवलपमेंट करने के लिए प्रदेश की जनता ने बीच में समय दिया था, लेकिन परिस्थिति बस आप सिर्फ रहे 1.5 साल, तो आपसे कोई सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन आपके जो सवाल हैं, उन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो मतलब विधानसभा में भी दिए हैं। आप लोग सिर्फ ये डिबेट डिस्कशन के टाइम पर जब सरकार कोई इस टाइप की एक्टिविटी करती है, इस टाइप की स्टेप करती है, इवेंट करती है, तो आप क्वेश्चन ले आते हो। अगर ये आपका मुद्दा है तो इसको गंभीरता से सदन में इस पर बात करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए, बताइए कि कहाँ निवेश के नाम पर गड़बड़ हो रही। देखिए नवीन जी, हर इन्वेस्टमेंट मीट के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे ये पूछते हैं कि पिछली इन्वेस्टर मीट में कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश पर आए और मध्य प्रदेश की धरातल पर कहाँ दिख रहा है, ये सवाल सरकार से पूछा जाता है। सदन में हमने लगातार सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश का गाड़ी कमाई का पैसा हम प्रचार में खर्च कर रहे हैं इन्वेस्टर मीट के, उसके रिटर्न में क्या आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब आया है जिसमें उन्होंने 1024 रोजगार निर्मित करने का उन्होंने हमको जवाब दिया है अभी तक के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, सरकार को हम सुझाव दे सकते हैं, सरकार की, मेरा भी मुख्यमंत्री है प्रदेश का, हम ये कहते हैं कि गुजरात का डेवलपमेंट देखिए आप,
गुजरात में डेवलपमेंट क्यों हुआ? सिंगल विंडो प्रणाली तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बना दी थी। इन्वेस्टर और सरकार एक साथ टेबल पर बैठती थी, बिजली, पानी, सड़क, सारे क्लियरेंस एक टेबल पर मिलते थे, तब इन्वेस्टर आपकी तरफ आकर्षित होता है। या सड़कों का पता नहीं जहां आप दे रहे, घुटने घुटने भर तक आप देखिए वहां पर कीचड़, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया। इंडस्ट्रीज एरिया घोषित, मैं तो तामुट का उदाहरण दे रहा हूँ ना, आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समय प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए आपने एक बहुत बड़ा चक बना दिया था, हब बनाया था। आज वहां पर एक भी इंडस्ट्री हो तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार में जितनी इंडस्ट्री डली थी, एक भी आपने बढ़ाई हो तो बता दीजिए। रेल कोच की बात, भोपाल के रेल कारखाना आपके सामने, उमरिया में मेट्रो ट्रेन की बात आप कर रहे हैं। मेट्रो के कब आप कारखाना लगाएंगे, कब कोच बनेंगे, कब आप उसको भोपाल में चलाएंगे या इंदौर में चलाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि आप उतना ही बोलिए जितना सच दिखाई दे। जी, मध्य प्रदेश में अगर सिंगल अजय जी, अपन मैन्युफैक्चरिंग पर तो बाद में जाइए कि कोच बनेंगे, यहीं चलेंगे, पहले वो मेट्रो रेल चल जाए, जो एक अपनी समय सीमा में जिसका नहीं, मैं पूछ लेता हूं सर आपकी बात है कि उनका कहना, कांग्रेस का कहना है कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ बोलिए, हम टाइम से मेट्रो नहीं चला पा रहे हैं और आप मेट्रो के कोच बना रहे हैं, उसके स्लीपर बना रहे हैं और पता चलेगा कि मेट्रो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं डेवलप होगा। क्या कहेंगे? नवीन जी, कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसके नेतृत्व में देश में से 5 बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी, आज 20 से अधिक बड़े शहरों में मेट्रो चलती है। 250 किलोमीटर का समग्र रूप से मेट्रो का नेटवर्क हुआ करता था 2014 के पहले। 2014 से लेकर 24 तक के, मैं पूरे देश के आंकड़े आपको बता रहा हूं, 1100 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो परिचालन में और 2500 किलोमीटर की मेट्रो का नेटवर्क, रोड नेटवर्क की परियोजनाएं प्रलंबित है, जो इन प्रोग्रेस है। ये हमारा नेतृत्व है, हमारा विकास का विजन है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जो देश की जनता के समक्ष बार बार रखते हैं। आप आज प्रश्न पूछ रहे कि मेट्रो के रेल कोच की फैक्ट्री की आवश्यकता क्या है। आप देखेंगे आज मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल, इनकी आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में हमारा मेट्रोज है, ग्वालियर में आवश्यकता पड़ेगी, जबलपुर में आवश्यकता पड़ेगी। ये इन शहरों को भी कहीं ना कहीं हमारा मेट्रो का नेटवर्क इस लाइन में जाए कि हमारी अपनी क्षमता रहे। और जैसा कि आपने अपने वॉइस ओवर में भी बताया और शुरुआत में भी ये ओपनिंग रिमार्क भी आया कि मध्य प्रदेश की लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन हमको इस लैंडलॉक स्टेट होने को अपॉर्चुनिटी के हब में कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सके। आप देखेंगे, हम जानते हैं कि माइनिंग पोटेंशियल हमारा बहुत अच्छा है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सके, हम फूड प्रोसेसिंग में किस प्रकार से काम कर सके, ये बातों पे सरकार काम कर रही हो। जैसा कि आदरणीय योगेंद्र जी ने जो प्रश्न रखा कि 2-3 बड़े प्रोजेक्ट के नाम होने चाहिए, तो मुझे लगता है गेल में 50,000 करोड़, गेल का एक 50,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड प्रोजेक्ट आ रहा है, जो भोपाल के पास में, जिसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। बढ़िया खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की बात सीहोर जिले में आ रहा है। वो एक हम बात कर लेते हैं बिना पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने उसका एक्सपेंशन, दूसरी बार एक्सपेंशन हो रहा है। तो रीवा सोलर प्रोजेक्ट की हम बात कर ले, जिससे डीएमआरसी की बिजली मिल रही है जी। अभी हमारा नर्मदा में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो जिसका लोकार्पण होने जा रहा है जी। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, लेकिन उसके पहले मोहन यादव जी ने बेंगलोर इंटरेक्टिव सेशन के उपरांत क्या बोला है, एक बार वो सुन लेते हैं, तो थोड़ा आपको अंतिम प्रतिक्रिया सटीक देने में थोड़ी आसानी होगी। इसमें आमंत्रित करने आया था, आप आइए, मध्य प्रदेश की आकर्षक पॉलिसियों के हवाले से आप अपना उद्योग, व्यापार, व्यवसाय का उज्जैन और पूरे प्रदेश में अवसर लें। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी में आकर हमने जब अपने निवेशकों से चर्चा की, तो इसमें लगभग सन फार्मा के 3,000 करोड़ का HESS, इसका 2,000 करोड़ का, BEML 1,800 करोड़ का, अरविंद मिल्स 600 करोड़ का, अभिज्ञा समूह लॉजिस्टिक 100 करोड़ का, नोइज गारमेंट्स परिधान टेक्सटाइल का 385 करोड़ का, HTCL टेक्नोलॉजीज IT का 50 करोड़ का, सब मिलाकर लगभग 8,000 करोड़ का निवेश और 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने सभी से कहा कि आइए कर्नाटक में भी व्यापार करिए, मध्य प्रदेश से भी जुड़िए। कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान के समय में बेहतर से बेहतर अवसर को तलाश हैं। आज वैश्विक परिदृश्य पे मध्य प्रदेश और भारत
कि सभी राज्यों में उद्योग व्यापार व्यवसाय की यशस्वी प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार की छत्रछाया में बड़ी संभावना है। हम सब मिलकर के एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को समृद्ध बनाएं, सभी राज्यों में उद्योग समृद्धि आए। इस नाते से हमको सबको काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, लेकिन दूसरी बार भी उत्साहवर्धक समाचार मिले हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। जी, तो ये आपने देखा कि ये दूसरी बार बेंगलोर पहुंचे हैं सीएम। और एक और चीज है कि जब पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती थी, उसके पहले तक जितनी भी समिट या इंटरेक्टिव सेशन होते थे वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करते थे। लेकिन ऐसा कोई समिट, कोई सेशन, कोई विजिट नहीं है जिसमें सीएम खुद नहीं हो। जब खुद निवेशकों से मिलते हैं, अब उन्होंने खुद ही ये इन्वेस्टमेंट गिनाए हैं कि ऐसे प्रपोजल मिले हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर काम करने के अलावा विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, आपने बहुत 100% लाख टके की आपने बात की कि डेवलपमेंट में सब सहभागिता करने को भी तैयार है, और सबके साथ लेकर यदि आप विकास करेंगे तो वो बड़ा सकारात्मक विकास होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार के प्रयासों की तो प्रशंसा की जानी चाहिए। और जब अफसरों की बजाय मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं तो उसका असर दोगुना हो जाता है, जो निवेश कर रहा है उसका उत्साह दोगुना हो जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि पूरे देश में कई स्टेट अब ऐसे हैं जो सेचुरेशन की स्थिति में, आईटी के मामले में यदि आप जैसे बंगलोर मुख्यमंत्री गए, वहां आज पानी की हालत यह है कि वहां ट्रेनों से और मालगाड़ी से पानी जा रहा है। ठीक बात। तो ये स्थिति है वहां पानी की। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में मध्य प्रदेश बड़ा धनी है, और इन रिसोर्स का उपयोग करते हुए डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। और दुनिया के निवेशक इस बात को मानने लग गए कि मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ के औद्योगिक वातावरण का, और जो मिनरल्स वगैरह है, जो है माइनिंग्स की जो चीज़ें, उनका हम भरपूर दोहन करके एक बेहतर मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपार संभावना वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद दौड़ भाग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और लगातार निवेश बढ़ रहा है, तो ये भी मध्य प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी नए पौने 2 साल का मोहन यादव जी का कार्यकाल हुआ है, लेकिन 2-3 सालों में लोग पूछेंगे ज़रूर, और इनको बताना ज़रूर पड़ेगा कि देखिए मैंने ये निवेश में ये मैंने बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में निवेश से परिवेश बदलेगा, और क्या मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में निवेशकों को लुभा पाएंगे, ये विश्वास दिला पाएंगे निवेशकों को कि मध्य प्रदेश औद्योगिकीकरण के लिए एक मुफीद स्थान है, सेंट्रली लोकेटेड है, लॉजिस्टिक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। तो जो एक अच्छे औद्योगिक विकास के लिए जो संभावनाएं चाहिए वो मध्य प्रदेश में पहले से मौजूद हैं। एक अच्छी राजनीतिक इच्छा शक्ति, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अच्छी नीतियां, इनकी भी ज़रूरत है। और ज़रूरत है समय सीमा में इनकी समीक्षा की, साथ में जो विपक्ष है उसको भी भरोसे में लेने की कि राजनीति के तमाम मुद्दे हैं जहां हम द्वंद्व करेंगे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में रोजगार आएगा तो उसमें मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और ये मध्य प्रदेश के विकास की चीज़ें आजकल राजनीति में भरोसे में लेना ये एक दूर का शगल हो गया। इसकी कई अच्छी चीज़ों में इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।